हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन भारती आप सभी का स्वागत करता हूं KK ITI धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, यानी कि ये वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग पर बेस्ड होगा। इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, किस प्रकार यूज़ किए जाते हैं और उनकी क्या खासियत है। तो इस वीडियो के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है और इस आज के वीडियो में जो जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसके नोट्स, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि यह अभियंताओं की विशेष भाषा है जो पूरी तरह रेखा चित्रों यानी कि स्केचिंग, रूढ़ियों यानी कि कन्वेंशंस, सूचनाओं इन्फॉर्मेशन तथा प्रतीकों यानी कि सिंबल्स पर आधारित होती है। मतलब कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी भाषा है जिसे इंजीनियर्स यूज़ करते हैं और किस प्रकार यूज़ करते हैं, स्केचिंग के माध्यम से, यानी कि किसी कागज़ किसी ड्राइंग शीट पर अगर पेंसिल द्वारा कुछ आप बनाते हैं तो वो स्केचिंग कहलाती है, तो स्केचिंग के माध्यम से यूज़ करते हैं। कन्वेंशंस लेकर यूज़ करते हैं और जो भी ड्राइंग वो बनाते हैं वो सूचनाएं यानी कि इन्फॉर्मेशंस को डिलीवर करती है। माना कि आपने कोई ड्राइंग बनाया, अब अगला कोई अगर दूसरा व्यक्ति उस ड्राइंग को देखता है तो उसे समझ में आता है कि आपने क्या बनाया है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक पास की गई। इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा किया जाता है और प्रतीकों पर आधारित होता है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने में कई सारे सिंबल्स यानी कि प्रतीक यूज होते हैं। आप आगे चल के पढ़ेंगे, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में खुद एक ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कई सारे सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इसकी सहायता से किसी भी वस्तु के काल्पनिक रूप को पूर्ण विमाओं यानी कि डायमेंशन के साथ स्पष्ट कागज़ पर उतारा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में अगर कोई वस्तु का इमेज है, अगर आप उसे बनाना चाहते हो ड्राइंग शीट पर, तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रोसीजर्स को फॉलो करके पूरे डायमेंशन के साथ उस ऑब्जेक्ट को अपने शीट पर बना सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को दिखा सकते हैं और वो अन्य व्यक्ति उस चीज़ को देखकर समझ सकता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के ये यूजेस हैं। ठीक है, अब नीचे इंग्लिश में लिखा है कि ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इसका मतलब ये है कि इंजीनियर्स द्वारा यूज़ की जाने वाली भाषा ड्राइंग है। इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिकल लैंग्वेज। मतलब कि ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में यूज़ की जाती है और इसे ग्राफिकल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं, किसी व्यक्ति से, तो आप उसे एक भाषा में बात करते हैं। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो अगला हिंदी को सुनता है और वो सुनता है और उसे समझता है, तब इस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता है, एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। तो अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो हिंदी में बोलने के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए, और अगर अगला व्यक्ति जो आपको सुन रहा है उसे भी हिंदी आनी चाहिए, तभी वो आपकी बातों को समझ पाएगा। इसी तरह से इंजीनियर्स एक दूसरे से इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं। कैसे करते हैं, अगर आपके मन में, मान लीजिए आपके मन में कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ है, एक आइडिया है आपके मन में जो आप किसी अन्य इंजीनियर को बताना चाहते हैं, तो उसे बताने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप उस ऑब्जेक्ट को जो आपके मन में है वो उसे आप अपनी ड्राइंग शीट पर बना दीजिए, सारे सिंबल्स को यूज़ कीजिए जो भी रिक्वायर्ड हैं, जो भी ज़रूरत पड़ते हैं। एक अच्छा स्केच बनाइए जिसमें कि कन्वेंशनल सारी चीज़ों का यूज किया जाए। इन शॉर्ट सारे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने में जो प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं वो आप फॉलो कीजिए और अपना डायमेंशंस के साथ एक ऑब्जेक्ट को आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के शीट पर बना दीजिए। जब आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है तो आप उस व्यक्ति को दिखाइए जिसे आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जब वो व्यक्ति आपके ड्राइंग को देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं, फिर जो आपके मन की जो बात होगी वो उस अगले व्यक्ति तक पहुंचेगी। यानी कि अगर आप एक टेबल या फिर एक चेयर की ड्राइंग बनाते हैं इन ड्राइंग शीट पर और वो आप अगले व्यक्ति को दिखाते हैं, तो उस अगले व्यक्ति को पता चलता है कि आपके मन में एक चेयर का आइडिया था और वो चेयर कुछ इस प्रकार का होगा, डायमेंशंस आप अपने शीट पर दिखाते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी बात किसी और इंजीनियर तक रखी। अब आपको एक अपने आइडिया को कागज़ पर उतारने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा समझ आनी चाहिए।
ठीक है, तभी आप बना पाओगे। और जो अगला इंजीनियर है, जो अगला व्यक्ति है, उसे आपकी बात को समझने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा आनी चाहिए, सारे प्रोसीजर्स उसे पता होने चाहिए। अगर आप दोनों को ये चीज़ें पता है तो आप दोनों को समझ लीजिए कि भाषा पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग की और आपने आपस में कम्युनिकेट कर लिया। तो इस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग को लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स कहा जाता है। ठीक है तो सबका शॉर्ट में ये है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से आप अपना आइडिया रखें और अगला आपके आइडिया को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला आता है ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, अब ये जो लिखा है वो आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं कुछ कुछ चीज़ें पढ़ दूंगा जो इम्पॉर्टेंट होंगे। देखिए, ड्राइंग बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप ड्राइंग शीट को रखकर उस पर ड्राइंग करते हैं। अब आप एक अपनी ड्राइंग शीट को कहीं पे भी रखकर तो ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, आपको एक समतल सतह चाहिए जिस पर आप अच्छी तरह से अपनी ड्राइंग शीट को रख सकें। तो जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो बिल्कुल एक समतल सतह होती है, समतल चिकनी सतह होती है, जिसके ऊपर हम अपने ड्राइंग शीट को फिक्स करके उस पर अपना ड्राइंग बनाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनाना हो बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम ड्राइंग बोर्ड कहते हैं और इस ड्राइंग बोर्ड को एक स्टैंड पर रखा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि ये ड्राइंग बोर्ड बनी कैसी होती है। तो ड्राइंग बोर्ड को बनाने के लिए 4 से 5 लकड़ी की पट्टियों को 2 बैटन पर स्क्रू की मदद से जोड़ा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 से 5, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 से 5 लकड़ी के पट्टियों को 2 बैटन के सहारे स्क्रू की मदद से जोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये एक ड्राइंग बोर्ड है। अब देखिए, ड्राइंग बोर्ड का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे जहाँ पे हम शीट रखते हैं वो तो बिल्कुल समतल और चिकना होता है। तो उस चिकने सतह की तस्वीर दिखाने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सतह चिकनी होती है, तो उसका क्या ड्राइंग बनाएंगे, क्या उसका इमेज दिखाएंगे। इसीलिए हमेशा ड्राइंग बोर्ड को उल्टा करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, उल्टा करके 4 या 5 लकड़ी के स्ट्रिप्स जो होते हैं, 1 2 3 4 और 5, इस तरह के 4 या 5 स्ट्रिप जो होती है उसको 2 बैटन के सहारे जोड़ा जाता है। तो इस तरह के 5 स्ट्रिप यहाँ पे रखी हुई है और 1 बैटन ये और 1 बैटन ये, इस तरह से 5 स्ट्रिप को जोड़ा गया है और फिक्स किया गया है इन स्क्रू के द्वारा। 1 2 3 4 5, ये जो स्क्रू यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 5 स्क्रू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पेच भी कहते हैं। तो इस तरह से ड्राइंग बोर्ड को बनाया जाता है। एग्ज़ाम में ड्राइंग बोर्ड की इमेज बनाने को पूछा जाता है। तो जब भी आपको इस तरह से एग्ज़ाम में ड्राइंग बोर्ड की इमेज बनाने पूछा जाए तो आपको यही इमेज बनाना है, उसके उल्टे जो नीचे का भाग होता है उसको बनाना है। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे दिख गया कि 5 लकड़ी के स्ट्रिप्स को 2 बैटन के सहारे जोड़ा गया है और स्क्रू से कस दिया गया है। ठीक है, स्क्रू की मदद से यहाँ पे जोड़ा जाता है। इसके बाद बोर्ड की ऊपरी सतह समतल चिकनी होती है और बोर्ड के बाएं सिरे पर 4 से 5 मिलीमीटर की काले रंग की लकड़ी की पट्टी होती है, जिसे एबनी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एबनी कहाँ है। ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है यहाँ से काले रंग की, इसे एबनी कहते हैं या फिर एबनी वर्किंग एज कहते हैं। ये बिल्कुल चिकनी काले रंग की सतह होती है। इसके सहारे टी स्क्वायर को ऊपर नीचे स्लाइड करके ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। अब वो रेखाएं कैसे खींची जाती है वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि ड्राइंग बोर्ड के बाएं साइड में काले रंग की पट्टी होती है, जिसे एबनी वर्किंग एज या सिर्फ एबनी भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के सहारे टी स्क्वायर को स्लाइड किया जाता है ऊपर या नीचे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पट्टी के सहारे टी स्क्वायर को ऊपर नीचे चलाते हुए ड्राइंग शीट पर समानांतर रेखाएं खींची जाती है। अब ये जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है, इसे अंडरलाइन किया गया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर है ये कि इस पट्टी के सहारे टी स्क्वायर को ऊपर नीचे चलाते हुए ड्राइंग शीट पर समानांतर रेखाएं खींची जाती है। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि क्या हम टी स्क्वायर के सहारे समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं?
तो उसका आंसर है हाँ, हम खींच सकते हैं। और इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले चैप्टर में ही मिल जाता है कि टी स्क्वायर के सहारे ऊपर नीचे चलाते हुए शीट पर समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। अभी आप इस बात पर ध्यान दोगे तो आपको आगे चलकर अच्छा होगा, अगर नहीं भी दोगे तो आगे ये चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन अगर अभी से आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया तो आप नहीं भूलोगे। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स को बताने के बावजूद जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या टी स्क्वायर से पैरेलल लाइन्स खींच सकते हैं तो वो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो चलिए टी स्क्वायर से हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ये तय हो गया। इसीलिए इस पट्टी को वर्किंग एज भी कहा जाता है। ये पट्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जो काली पट्टी उसे वर्किंग एज कहा जाता है। ठीक है, अब जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो एक ड्राइंग बोर्ड कैल, जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि किस लकड़ी का बना होता है। तो इन तीन में से कोई भी एक लकड़ी अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो उसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है ड्राइंग बोर्ड, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट इमेज में देखते हैं। ड्राइंग बोर्ड एक चिकनी सतह होती है जिसके ऊपर ड्राइंग शीट को रखकर हम ड्राइंग बनाते हैं। और ये इसे बनाया कैसे जाता है, 4 या 5 लकड़ी के स्ट्रिप को 2 बैटन के सहारे स्क्रू से कस दिया जाता है। इसके बाएं तरफ काले रंग की पट्टी होती है जिसे एबनी या एबनी वर्किंग एज कहते हैं। इस पट्टी के सहारे टी स्क्वायर को ऊपर नीचे स्लाइड करके समानांतर रेखाएं खींची जाती है। यह ड्राइंग बोर्ड कैल, जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका ड्राइंग बोर्ड। और ये असल में ड्राइंग बोर्ड ऊपर से देखने पे इस तरह का होता है, बिल्कुल चिकना होता है और इसी के ऊपर हम यहाँ पे ड्राइंग शीट रखकर ड्राइंग करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो किसी भी माप का नहीं होता है, मतलब कि आप अपने मन से एक ड्राइंग बोर्ड नहीं बना सकते। भारत मानक ब्यूरो यानी कि BIS द्वारा ड्राइंग बोर्ड के कुछ माप का निर्धारण किया गया है। मतलब कि BIS ने जो साइज़ डिसाइड किए हैं ड्राइंग बोर्ड के लिए उसी साइज़ का ड्राइंग बोर्ड मार्केट में अवेलेबल होगा, आप अपने मन से नहीं बना सकते। तो ड्राइंग बोर्ड को D0, D1, D2, D3 के हिसाब से रखा जाता है, इनका नाम दिया गया है, या फिर B1, B2, B3 भी रहता है, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो जो D0 होता है वो सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड होता है और इसकी माप 1500 बाई 1000 बाई 25 मिलीमीटर। ठीक है, जो 1500 है आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 1500 जो है ये इसकी चौड़ाई होगी, 1000 इसकी ये पीछे की लंबाई होगी, और जो 25 मिलीमीटर है वो ये इसकी मोटाई जो होगी, ये 25 मिलीमीटर इसकी मोटाई होगी। जब हम D1 पे चलते हैं तो मिलीमीटर में 1000, 700 और 25। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा है वो 1000, ये 700 और ये जो मोटाई होगी वो सबसे कम सबसे छोटी वाली 25। तो ये जो आपको माप दिखाई दे रहे हैं इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ देता है कि D4 की, D3 की माप बताइए या फिर D1 की माप बताइए क्या है, ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसे आपको रट लेना है। तो चलिए अब अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस उपकरण का उपयोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, टी जैसा दिखता है इसीलिए इसे टी स्क्वायर कहते हैं, और ये सागवान की लकड़ी का बना होता है, यहाँ लिखा हुआ है सागवान की लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि टी स्क्वायर देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए इस प्रकार का टी स्क्वायर होता है, और असल में ये कुछ इस तरह का होता है जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। टी की तरह है, ये एक स्केल होता है और यहाँ पे पकड़ने के लिए ये एरिया दिया होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में टी स्क्वायर के बारे में पूछा जाता है और टी स्क्वायर का ड्राइंग बनाने को कहा जाता है, तो आपको ये वाला इमेज बनाना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है, ये वाला इमेज आप बनाना है। ठीक है, तो क्या कहा गया कि इससे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं हम, और ये टी जैसा दिखता है इसीलिए इसे टी स्क्वायर कहा जाता है। एक टी स्क्वायर के दो मुख्य पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है हेड, जो कि ये रहा, इसे हम हेड कहते हैं यहाँ से यहाँ तक। दूसरा पार्ट होता है ब्लेड, ये ब्लेड हो गया। ठीक है, और ब्लेड और हेड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, यानी कि ठीक 90 डिग्री पर इसे फिक्स किया जाता है। और दोनों को फिक्स करने के लिए 4 या 5 स्क्रू का यूज करते हैं, 3, 4 या 5 स्क्रू का, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर छोटा टी स्क्वायर है
तो 3 स्क्रू में ही काम चल जाता है। अगर बड़ा टी स्क्वायर है तो उसे 5 या 4 स्क्रू से जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 4 स्क्रू नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4, यानी कि टी स्क्वायर में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। टी स्क्वायर में एक हेड होता है, एक ब्लेड होता है, और ब्लेड और हेड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, और हेड और ब्लेड को 3 4 या 5 स्क्रू के द्वारा जोड़ा जाता है। आइए नीचे के इमेज में देखते हैं। यहाँ पे ये इसका हेड है, ये इसका ब्लेड है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और इसे इस केस में 5 स्क्रू के द्वारा जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या और लिखा है इसमें। ठीक है, 90 डिग्री पर सेट किया जाता है। इसके ब्लेड की लंबाई प्रायः 500 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर तक की होती है। ठीक है, यानी कि ये जो आपको ब्लेड नज़र आ रहा है ये सबसे कम 500 मिलीमीटर का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 मिलीमीटर का होगा। ये जो ब्लेड होता है उस पर स्केल की तरह ही मार्किंग की जाती है। आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा कि स्केल की तरह ही इसके ऊपर मार्किंग रहती है, ताकि हमें पता चले कि हमें कितनी लंबी लाइन खींचनी है। ठीक है, ब्लेड के एक ओर एबोनाइट की पट्टी लगी होती है, जिसके सहारे पेंसिल चलाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एक ब्लेड है, इस पे एक किनारे पे काले रंग की पट्टी बनी होती है। ठीक है, काले रंग की पट्टी बनी होती है जिसके सहारे हम पेंसिल चलाते हैं। कार्यकारी एज इसे कहते हैं या फिर एबोनाइट की पट्टी कहते हैं। जिस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड में एक काले रंग की पट्टी थी, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक काले रंग की पट्टी होती है। अब कैसे इसका यूज़ करते हैं, चलिए इस इमेज में देखते हैं। ये देखिए, ये है एक ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, और इसके ऊपर एक रखा हुआ है ड्राइंग शीट, और ये है हमारा टी स्क्वायर। ये है टी स्क्वायर का हेड और ये है टी स्क्वायर का ब्लेड। अब ये जो ड्राइंग बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसके बाएं तरफ मैंने क्या कहा था, काले रंग की पट्टी होती है। तो वो जो काले रंग की पट्टी होती है वो आपको इस तरफ से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो मोटाई वाले हिस्से में पतली सी बनी रहती है। ठीक है, तो इस किनारे पे काले रंग की पट्टी बनी हुई है जो कि बिल्कुल चिकनी, बिल्कुल स्मूथ है, और इसी स्मूथ पट्टी पर टी स्क्वायर को कभी ऊपर कभी नीचे स्लाइड किया जाता है। फिलहाल टी स्क्वायर इस पोजीशन में है, तो हम इस तरह से रख करके यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं। स्केल रख के, स्केल यहाँ पे पेंसिल रख करके एक लाइन खींच सकते हैं पेंसिल से। ठीक है, तो इसी एज को, जो टी स्क्वायर का जो ये किनारा है, इसी को काले रंग की पट्टी से बनाया जाता है, जिसके सहारे हम पेंसिल चलाते हैं। यहाँ से हम पेंसिल चला के एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। इसे स्मूथ बनाया जाता है ताकि पेंसिल को खुरदरा महसूस ना हो, पेंसिल अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है, तो यहाँ एक हम लाइन खींच देते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये ब्लेड और हेड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, इसीलिए जब हम एक लाइन खींचते हैं तो वो इस सतह से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं पेंसिल से। टी स्क्वायर को रख के हमने एक लाइन खींच लिया, फिर हमने टी स्क्वायर को थोड़ा नीचे स्लाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो स्लाइड करते ही हम टी स्क्वायर को, बताया मैंने। तो स्लाइड करके जब हम इसे नीचे कर देते हैं तो ये ब्लेड जो है वो कुछ यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं। तो जो पहले खींची हुई लाइन थी और जो अब नई खींची हुई लाइन है, दोनों आपस में समानांतर होगी, क्योंकि दोनों इस एज से, इस किनारे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, आगे के वीडियोस में मैं आपको सारी चीज़ें यूज़ करके दिखा दूंगा, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यूज़ करके दिखा दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो टी स्क्वायर का बेसिक समअप क्या होता है, बेसिक यानी कि एक समरी में बना दूँ तो टी स्क्वायर देखने में टी जैसा होता है, इसीलिए इसे टी स्क्वायर कहते हैं। टी स्क्वायर के मुख्यतः 2 भाग हैं, एक होता है हेड, एक होता है ब्लेड। ब्लेड और हेड के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होता है, और टी स्क्वायर के ब्लेड के एक किनारे को स्मूथ काली पट्टी से बनाया जाता है, यानी कि एबोनाइट की पट्टी से बनाया जाता है, जिसके ऊपर हम पेंसिल चला सकते हैं। टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कम से कम 500 मिलीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 मिलीमीटर की होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और BIS के द्वारा टी स्क्वायर की
कुछ माप हैं, यानी कि आप अपने मन से टी स्क्वायर नहीं बना सकते। जो टी स्क्वायर आपको BIS ने निर्धारित किया उसी की लंबाई, उसी के डायमेंशंस के आपको टी स्क्वायर बनाने होंगे। तो इसी तरह से टी स्क्वायर को T0, T1, T2 और T3 के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे छोटी लंबाई 500 जैसा कि मैंने बताया, और सबसे बड़ी लंबाई 1500 mm होगी, जो कि ब्लेड की लंबाई होती है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगला जो इंस्ट्रूमेंट है देखते हैं, वो है सेट स्क्वायर। ये जो सेट स्क्वायर होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी से लेकर 2 साल तक आप सेट स्क्वायर का यूज़ करोगे ही करोगे। आप ड्राइंग बोर्ड का यूज़ नहीं करोगे चलेगा, टी स्क्वायर का यूज़ नहीं करोगे चलेगा, लेकिन सेट स्क्वायर का यूज सबसे कठिन होता है सीखने में, और इसका यूज पूरे 2 साल तक आपको करना ही है। वैसे कठिन तो नहीं होता, समझना कठिन होता है। एक बार आप इसे समझ गए, यूज़ में ले आएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तब ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टी स्क्वायर होता क्या है। तो देख लीजिए, ये जो आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही है, एक ये और एक ये, आप अपने बचपन में अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखा होगा, इस तरह की छोटी चीज़ें होती हैं जिसे हम सेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब सेट स्क्वायर हमेशा 2 के समूह में होता है, 2 के जोड़े में होता है, एक ये सेट स्क्वायर और एक ये सेट स्क्वायर। कभी भी आपको मार्केट में अकेला सेट स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ क्या है, ये पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। जिस प्लास्टिक का स्केल बना होता है उसी प्लास्टिक का ये भी बना होता है, और इस प्लास्टिक को हम लोग सेल्यूलॉइड कहते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस किस मटेरियल का स्केल और सेट स्क्वायर बन सकता है, तो उसमें आपका सेल्यूलॉइड भी एक ऑप्शन होगा, और वो सेल्यूलॉइड सही होगा। ठीक है, उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसके एक सेट में 2 सेट स्क्वायर होते हैं। एक सेट स्क्वायर में पहला कोण 30 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री और तीसरा कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आप एक सेट स्क्वायर देख रहे हैं ये वाला, इसमें एक कोण 30 डिग्री, ये जो कोण है वो 30 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री और एक 90 डिग्री का होता है। इसे हम 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसमें एक कोण 45 डिग्री, दूसरा कोण 45 डिग्री और तीसरा कोण 90 डिग्री का होता है। इसे हम 45 डिग्री सेट स्क्वायर कहते हैं। बस इतना ही है, इसमें और कुछ समझने को नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत लिखा होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वही लिखा है 45 और तीसरा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सेट स्क्वायर के मदद से इन दोनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन पे यूज़ किया जाता है। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि सेट स्क्वायर का यूज़ कैसे करते हैं। कभी भी एक सेट स्क्वायर अकेला यूज़ नहीं होता है, हमेशा एक के बाद एक यूज किया जाता है, यानी कि इसके ऊपर कभी इसको रखा जाएगा या फिर इसके ऊपर कभी इसको रखा जाएगा, कॉम्बिनेशन बनाकर यूज़ किया जाता है। और इन सेट स्क्वायर को अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके हम 15 के गुणांक का जितना भी कोण है सब कुछ बना सकते हैं, कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब 15 के गुणांक के कौन कौन से एंगल आते हैं, 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, इस तरह से आप जितना भी 15 के गुणांक का एंगल है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम सेट स्क्वायर को अलग अलग कॉम्बिनेशन में रख के समानांतर रेखाएं, यहाँ देखिए समानांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं भी खींच सकते हैं। ठीक है, अब जो ये 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है उससे हम कम से कम 45 डिग्री का कोण बना सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कम से कम 45 डिग्री, क्योंकि इसमें 45 से कम कुछ है नहीं। और जो 30-60 वाला सेट स्क्वायर है उससे हम कम से कम 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। यानी कि अगर आप इस सेट स्क्वायर को अकेला यूज़ करोगे तो कम से कम 45 बनाओगे, इस सेट स्क्वायर को अगर अकेला यूज़ करोगे तो कम से कम 30 बनाओगे, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन में बनाकर यूज़ करोगे तब कम से कम 15 डिग्री के कोण बना सकते हैं, और 15 के गुणांक में जितने भी कोण आते हैं बना सकते हैं। ठीक है, असल में सेट स्क्वायर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में सेट स्क्वायर बनाने को कहा जाए तो आप बिल्कुल इस तरह बना करके नंबर पा सकते हैं। असल में कुछ इस तरह का होता है सेट स्क्वायर। ठीक है, BIS के द्वारा सेट स्क्वायर की कोई भी मापी नहीं है, जो मार्केट में मिलता है आपको वो खरीद लेना है। अब इसके बाद बहुत ही ईजी चीज़ है जो आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं, वो है प्रोट्रैक्टर, जिसे हम कहते हैं चांदा। यह अर्धवृत्ताकार रूप में सेल्यूलॉइड नामक प्लास्टिक की पारदर्शी शीट से तैयार किया जाता है। मैंने कहा था सेल्यूलॉइड, ये नाम आपका बार बार आएगा। जो चांदा बना होता है वो सेल्यूलॉइड प्लास्टिक से बना होता है। जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा, फिलहाल मेरी बात को सुनिए। इस चांद पर
0 डिग्री से 180 डिग्री तक की मार्किंग की रहती है, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के एंगल आप इसमें माप सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, एक जो है 0 डिग्री से 180 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। जब आप बाएं से चढ़ते हुए दाहिने तरफ ख़त्म करें तो इसे घड़ी की दिशा में कहते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज, हिंदी में कहते हैं वामावर्त। यहाँ पे लिखा है वामावर्त। और अगर आप दाहिने तरफ से शुरू करते हुए बाएं तरफ ख़त्म करते हैं तो इसे कहते हैं दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा में। ठीक है, तो इस तरह से चांद का कोई काम नहीं है, सेल्यूलॉइड से बना होता है, सेल्यूलॉइड प्लास्टिक से। इसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक के कोण को आप माप सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसमें बाएं से दाएं यानी कि क्लॉकवाइज और दाहिने से बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज भी कोण को मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच कर्व, ये शायद आपने पहली बार देखा होगा, जिसने देखा है वो भी दोबारा देख ले। फ्रेंच कर्व एक ऐसा चीज़ है जो कि एक अनियमित आकार का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, बिल्कुल अनियमित आकार का है। इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है इसका, कैसा भी बन सकता है ये। ठीक है, अब इसे अनियमित आकार का क्यों बनाया जाता है? देखिए, ड्राइंग करते टाइम पे बहुत बार आपको इस तरह के कर्व मिलेंगे जो नियमित होगा। जैसे कि ये देखिए चांद को, ये एक सेमी सर्कल है, यानी कि आधा वृत्त है, यानी कि वृत्त का आधा भाग है। अब वृत्त का आधा भाग कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके ये कर्व जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये नियमित है। मतलब कि इस जगह से इस जगह तक पहुँचने के क्रम में ये इसने कभी भी अपना रेडियस नहीं बदला, यानी कि त्रिज्या नहीं बदली। ठीक है, आप इसे एक कंपास से रख के बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको ड्राइंग में कुछ इस प्रकार के कर्व यानी कि वक्र मिल सकते हैं जो कि टेढ़े मेढ़े हैं, वो कभी भी अपना रास्ता बदल दे रहा है। जैसे कि मेरे माउस को देखिए, यहाँ से यहाँ चले और कभी यहाँ से यहाँ चल दिए और कभी यहाँ से यहाँ इस तरह से चल दिए। ठीक है, तो इसको अगर हम चाहेंगे भी तो ना कंपास से बना सकते हैं ना चांद की सहायता से बना सकते हैं, क्योंकि इसका कर्व जो है वो अनियमित है। कभी यहाँ से यहाँ चलता है तो कभी ज़्यादा मुड़ जाता है तो कभी कम मुड़ता है, कभी दाएँ मुड़ जाता है तो कभी बाएँ मुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के अनियमित कर्व को बनाने के लिए हमें फ्रेंच कर्व का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज करते हैं कि मान लीजिए आपको एक अनियमित कर्व बनाना है, तो इन जितने भी एक फ्रेंच कर्व का आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई ना कोई एक कर्व फ्रेंच कर्व ऐसा होगा जो कि उस अनियमित कर्व में फिट बैठ जाए, और फिट बैठेगा तो फिर उस पर पेंसिल रख के हम बना सकते हैं। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आगे चल के आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अनियमित कर्व बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है, और यह 6, 12 और 16 के सेट में उपलब्ध होते हैं, और इसे भी सेल्यूलॉइड से ही बनाया जाता है। इसके बाद सबसे इजी चीज़ जो आता है वो है स्केल। स्केल का क्या होता है? स्केल के सहारे आप सीधी रेखाएं खींच सकते हैं, लाइंस की लंबाई को माप सकते हैं, और जो ये स्केल है वो प्रायः लकड़ी से भी बना होता है, स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है, आइवरी का भी बना होता है, और सेल्यूलॉइड यानी कि जो प्लास्टिक जो आपको आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा उस तरह से भी, उस मटेरियल से भी बनाया जाता है। ठीक है, इसके एक तरफ सेंटीमीटर तथा दूसरी तरफ इंच की मार्किंग होती है। सामान्यतः स्केल, जो छोटी वाली स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, यानी कि लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी। और जो उससे बड़ी वाली स्केल होती है वो 30 सेंटीमीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। प्लास्टिक का स्केल प्रयोग में नॉर्मली लाया जाता है। ठीक है, नीचे जो आप इमेज देख रहे हैं उसमें एक स्टील का ये रूलर है और एक लकड़ी का स्केल है। आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट पढ़िए पहले इसको, क्या लिखा है। यह एक पारदर्शी प्लास्टिक की शीट होती है जिसमें आयताकार, वर्गाकार, वृत्त एवं षष्ठभुज इत्यादि के आकृति अलग अलग माप में कटी होती है। सॉरी, यहाँ पे कटी होती है। ठीक है, कती नहीं, कटी होती है। क्या होता है ना कि आपके पास जैसे कि स्केल है, उसी तरह का मटेरियल का प्लास्टिक का एक चीज़ होता है, शीट बना होता है, उसमें अलग अलग आकृति कटी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सर्कल कटा हुआ है, यहाँ पे एक षष्ठभुज कटा हुआ है। अब इस सर्कल वाले में आ जाइए। इस सर्कल कटा हुआ है और उसके नीचे 18 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस सर्कल का जो डायामीटर होगा, यानी कि इस सर्कल का जो व्यास होगा वो 18 मीटर का है, 18 मिलीमीटर का है।
तो इनकी सहायता से कम समय में विभिन्न आकृतियों को, यहाँ पे को होगा, को ड्राइंग शीट में आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। मान लीजिए कि ड्राइंग में बनाते समय आपको ज़रूरत पड़ गया कि 18 मिलीमीटर डायमीटर का एक सर्कल बनाना है, तो आप कंपास यूज करने नहीं जाओगे। आपके पास अगर ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है और उसमें 18 मिलीमीटर डायमीटर का सर्कल कटा हुआ है, तो बस उसको आपको रखना है कॉपी पर और उस पेंसिल में उसी के सहारे आपको बना देना है। मान लीजिए कि आपको षष्ठभुज बनाना है, यहाँ पे देखिए ये षष्ठभुज और इसके बगल में 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब षष्ठभुज की एक भुजा 10 मिलीमीटर लंबी है। तो आपको मान लीजिए एक ऐसा षष्ठभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 10 मिलीमीटर लंबी है, तो सीधे आपको पेंसिल को ये आपको प्लेट को रखना है, शीट को रखना है और उसके सहारे पेंसिल से बना देना है, ठीक है। तो इसके लिए ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है। इसमें पहले से ही कई सारी आकृतियाँ कटी होती हैं, आपको जब जैसे ज़रूरत पड़े जल्दी से बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में अगर ड्राफ्टिंग टेम्पलेट बनाने को पूछा जाए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। असल में एक ड्राफ्टिंग टेम्पलेट कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे सेल्यूलोइड प्लास्टिक है, इधर मार्किंग की गई है सेंटीमीटर की और ये अलग अलग चीज़ें कटी हुई है, जैसे 1/16 के डायमीटर का एक छोटा सर्कल, 7/16 के डायमीटर का बड़ा सर्कल और ये देखिए और बड़ा सर्कल। अगर स्क्वायर चाहिए तो विभिन्न आकार के स्क्वायर भी हैं, आयत भी विभिन्न आकार के, त्रिभुज भी विभिन्न आकार के, षष्ठभुज भी विभिन्न आकार के। तो इस तरह के कई तरह के ड्राफ्टिंग टेम्पलेट आते हैं। आपको बस इस ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को अपनी शीट पर रखना है, पेंसिल रखकर इस तरह से घुमा देना है, आपका सर्कल तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिनी ड्राफ्टर आता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। आप इससे सीख जाते हो तो आपको आगे चल कर के डिप्लोमा, इंजीनियरिंग सब जगह इस चीज़ का यूज़ होगा, ठीक है। अगर आप एक ये मिनी ड्राफ्टर यूज़ करना सीख जाते हो तो आपको ना ही सेट स्क्वायर की ज़रूरत होगी, ना ही टी स्क्वायर की ज़रूरत होगी, ना ही चांद की ज़रूरत होगी, ना ही स्केल की ज़रूरत होगी ड्राइंग बनाने के लिए। बड़े बड़े इंजीनियर जो होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, उसमें ड्राइंग को मिनी ड्राफ्टर के हेल्प से ही बनाया जाता है या फिर बड़े वाला ड्राफ्टर के हेल्प से ही बनाया जाता है, क्योंकि इसको यूज करने से जो भी आप तक अपने इंस्ट्रूमेंट पढ़े उन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती, सारे कुछ इसी में होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये जो मिनी ड्राफ्टर है उसमें एक स्केल यहाँ पे रख बनाया हुआ और एक स्केल यहाँ पे बनाया हुआ और इन स्केल के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होता है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये एक 3D इमेज है, ठीक है। अब अगर इस इमेज में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों स्केल के बीच में, ठीक। चलिए पहले इसको देखिए। ये जो पार्ट है ये स्क्रू के साथ संयोजित होता है और ये जो पार्ट होता है इसे हम ड्राइंग बोर्ड में फिक्स करते हैं। तो इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स हो गया। ये रहा हमारा ड्राइंग बोर्ड और उसके अंदर ये छोटा सा रहा ड्राइंग शीट और इस पार्ट को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसके बाद यहाँ समानांतर बार्स होते हैं, पैरेलल बार्स होते हैं और इसे पिवट द्वारा जोड़ा जाता है और यहाँ पे फिर पैरेलल बार्स होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए समानांतर बार्स यहाँ पे हैं, ठीक है। मूवेबल आर्म्स भी कहते हैं इनको, ठीक। और इसके बाद ये जो आपको स्केल दिखाई दे रहे हैं, स्केल ये यहाँ पर फिक्स रहते हैं इस गोल चक्री में, ठीक है। चकती या चक्री इसे कहते हैं, ठीक। ये जो चकती है इसमें 0 से लेकर 360 डिग्री तक के कोण की मार्किंग होती है। इसका मतलब ये कि आप यहाँ से 0 से लेकर 360 डिग्री के कोण को माप सकते हैं। तो आपको चांद की कमी महसूस नहीं होगी, चांद की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। स्केल की मार्किंग के लिए आपको यहाँ मार्किंग दी गई है और यहाँ पे मार्किंग दी गई है, ठीक है। इसका मतलब आपको स्केल की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहें तो इसको, जैसे ये करंट जो पोजीशन है, इस पोजीशन में इसको आप फिक्स कर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचिए, ठीक है। फिर इसके बाद इस आर्म को मूव करा के इस पूरा अरेंजमेंट को यहाँ से यहाँ ले जाइए और यहाँ पे एक लाइन खींचिए, तो पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस बन जाएगी। तो इससे आपको सेट स्क्वायर की भी ज़रूरत नहीं होगी और परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल मैं अभी कितना भी समझा लूँ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसे आप पढ़ लीजिएगा और ये जितना भी आपका ये पार्ट्स दिख रहे हैं, पार्ट्स को याद कर लीजिएगा। बस इतना याद रखना है कि मिनी ड्राफ्टर को यूज़ करने से आपको टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर और स्केल जैसे उपकरणों का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर को यूज़ करके हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे।
तब आपको इसका क्लियर होगा और आपको समझना भी है कि कैसे बनता है, मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करके ड्राइंग कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ उपकरण थे जो आज के वीडियो में मैंने बताया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और उम्मीद है कि नहीं भी समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर भी तो आप जो है कि कमेंट में पूछिए सवाल और अपने अपने ग्रुप में भी अपने सवाल ज़रूर रखिए। फिलहाल जो आपके अभी फ़िलहाल 8 इंस्ट्रूमेंट्स हुए हैं, ये कंप्लीट नहीं है। आगे के वीडियो में अभी आपको और भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, छोटे छोटे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बचे हैं, उन्हें भी अगले वीडियो में हम कवर ज़रूर करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले था ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का ज़रूरत क्या होता है, इसके ऊपर ड्राइंग शीट रख के हम बनाते हैं। 4 से 5 लकड़ी की स्ट्रिप्स को बैटन के सहारे स्क्रू की मदद से जोड़ा जाता है और इसमें एक काले रंग की पट्टी होती है जिसे एबनी वर्किंग एज कहा जाता है। बस ख़त्म। इसके बाद ड्राइंग बोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उसके माप हैं जो आपको बनाना है। इसके बाद टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर देखने में टी की तरह होता है, इसलिए इसे टी स्क्वायर कहते हैं। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, एक हेड एक ब्लेड। हेड और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ब्लेड की लंबाई 500 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर तक की होती है। ब्लेड का एक किनारा काले रंग की पट्टी से बनाया होता है जिसके ऊपर हम पेंसिल चलाते हैं। ठीक है, और टी स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड पर चलाया जाता है। मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। BIS के द्वारा टी स्क्वायर की कुछ लंबाई निर्धारित है, तो ये कुछ इस प्रकार के लंबाइयाँ रहीं। इसके बाद है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर 2 के पेयर में होता है, 2 के जोड़े में होता है, एक आपको कभी नहीं मिलेगा। एक जो सेट स्क्वायर होता है वो 30, 60 और 90 डिग्री वाला होता है, जिसे हम 30-60 सेट स्क्वायर कहते हैं। एक सेट स्क्वायर 45 और 90 डिग्री वाला होता है, जिसे हम 45 सेट स्क्वायर कहते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कम से कम 15 डिग्री के एंगल को माप सकते हैं, बना सकते हैं, और 15 के गुणांक के जितने भी एंगल्स होते हैं उन्हें हम बना सकते हैं। ठीक है, एक अकेले सेट स्क्वायर से जितना उसका सबसे कम एंगल होगा उतना एंगल बना सकते हैं। जैसे कि इस सेट स्क्वायर से हम मिनिमम 45 डिग्री बना सकते हैं और इस सेट स्क्वायर से हम मिनिमम 30 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। सेट स्क्वायर सेल्यूलॉइड की प्लास्टिक का बना होता है। कुछ इस प्रकार होता है सेट स्क्वायर देखने में। इसके बाद चांद, प्रोट्रैक्टर सेल्यूलॉइड की प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें 0 से लेकर के 180 डिग्री तक के कोण की मार्किंग होती है। हम इसे 0 से लेकर 180 डिग्री के कोण माप सकते हैं, बना सकते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच कर्व, ये अनियमित कर्व है जो अनियमित कर्व को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी सेल्यूलॉइड की प्लास्टिक का बना होता है। इसके बाद आता है स्केल। स्केल प्रायः लकड़ी, स्टेनलेस स्टील या फिर आइवरी या फिर सेल्यूलॉइड का बना होता है। इसके एक तरफ सेंटीमीटर एक तरफ इंच की मार्किंग की जाती है और सामान्यतः 15 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, या फिर 30 सेंटीमीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, जब आपको जल्दी से कुछ बनाना हो, तो मान लीजिए कि वृत्त बनाना हो या षष्ठभुज बनाना हो, तो आप ड्राफ्टिंग टेम्पलेट उठाइए, देखिए उसमें वो आकृति है या नहीं। बस उसे अपनी शीट पर रखिए और पेंसिल की सहायता से सर्कल बनाना हो तो घुमा दीजिए या फिर इसके अंदर रख के चला दीजिए, आपका बन जाएगा। मतलब कि ड्राइंग को जल्दी से बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। इसके बाद आता है मिनी ड्राफ्टर। अगर आपने मिनी ड्राफ्टर यूज़ करना सीख लिया तो आपको टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद और स्केल की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इसमें सारी सुविधा उपलब्ध है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आपको ड्राइंग बनाने के लिए दे दिया जाएगा कि चलो एक ड्राइंग बोर्ड का ड्राइंग बनाओ, चलो एक सेट स्क्वायर का ड्राइंग बनाओ, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का बनाओ। मेन है इन चीज़ों को यूज़ करना सीखना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ड्राइंग के चैप्टर में, ड्राइंग के सब्जेक्ट में, वैसे वैसे आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना सीख जाएंगे। फिर यूज़ करना सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं वैसे भी। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नोट्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो क्लिक कर लीजिए आप और इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और अपने ड्राइंग शीट में, ड्राइंग कॉपी में आप इसे उतार लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।